वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने सारे हैं, कहाँ कहाँ हैं और क्या है। सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, ये होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्रकृति और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिए गए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। तो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधित्व भागों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दिए गए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है तथा इस बात के उदाहरण के लिए कि मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे की जरूरतों का सामना करते हुए कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन गाइस ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व वो तट या फिर वो क्षेत्र या फिर वो एरिया होता है जहाँ पे तो जीव जंतु जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा आपस में रहते हैं, जो उनका जो इकोसिस्टम है वो उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वो उसको पहले सर्च किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ, ये जो इकोसिस्टम है ये जीव जंतु के लिए ठीक है। तो उस साइट को वो यूनेस्को साइट घोषित कर देते हैं। तो उससे होता ये है कि वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो सके अलग लोगों से, मतलब जो ह्यूमन है उनसे प्रोटेक्ट रह सके, ताकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर ना कर पाए। ठीक है, तो इससे होता ये है कि वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे, जिससे कि उनका इकोसिस्टम बिल्ड होता रहेगा और वो लुप्त नहीं होंगे। वरना फिर ऐसे ऐसी सिचुएशन में कि जब अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम पे आके जितने भी जो अलग अलग जीव जंतु जो दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। जैसे चिड़िया वगैरह दिखती थी आजकल पहले के समय में, अब क्या है जैसे जैसे इकोसिस्टम हट रहा है, इकोसिस्टम इन द मीन्स जैसे जंगल वगैरह जैसे हट रहे हैं, तो धीरे धीरे जो पशु पक्षी हैं जो पहले दिखते थे बहुत सारे अब नहीं दिख रहे हैं, वो लिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी जगह को ये यूनेस्को टैग दिया जाता है ताकि ये सारी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है कि ह्यूमन मेड, मतलब जो लोग हैं हम ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जीव जंतु को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनेस्को साइट घोषित करते हैं। तो इससे हमें ये हम मतलब आइडेंटिफाई मतलब दे रहे हैं लोगों को या फिर समाज में कि हम ही आ, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम अपना खुद भी इधर प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इससे होता ये है कि दोनों समन्वय हो रहे हैं। चलो, ये वाली लाइन तो मुझे भी समझ में नहीं आई जो मैंने बोला। चलो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के पदनाम के लिए मापदंड क्या है। अच्छा, अब वो पैरामीटर कौन कौन से हैं जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो साइट है या फिर ये जो प्लेस है ये बायोस्फीयर रिजर्व में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो किसी स्थल में प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम आशंत आसान क्षेत्र होना चाहिए। आशांत मतलब आसान क्षेत्र होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी स्थल में प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से क्या हो, संरक्षित हो और न्यूनतम अशांत हो, मतलब बिल्कुल शांत हो पूरा। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र या जैव भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिए और उसका क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे। मतलब इतना बड़ा वो होना चाहिए, जो भी हम प्लेस या फिर जो भौगोलिक एरिया है उसको हम डिसाइड करें, जो वहाँ के जीव जंतु के लिए पर्याप्त हो, पूरा पूरे उन लोगों के लिए जीवकों की संख्या को बनाए रखे, वो है। उसके बाद क्या है, प्रबंधक प्र, प्राधिकारी प्राधिकरण के को स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सहयोग और सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जैव विविधताएं के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में संकलन करते समय प्रबंधक तथा संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाया जा सके। मतलब यह है कि वो जो समुदाय
समुदाय मतलब कम्युनिटी, मतलब लोग जो उस इकोसिस्टम के आसपास रह रहे हैं, मतलब उस जगह के जो आसपास रह रहे हैं, वो सुनिश्चित कर सके कि जो वो जो साइट है, वो जो प्लेस है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक पूरा इकोसिस्टम है, हम यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। तो इससे क्या होगा कि जानवरों, मतलब वहाँ पे जो भी जीव जंतु है वो और उनके आसपास जितने भी कम्युनिटी है, लोग हैं, वो समन्वय कर सके। समन्वय मतलब होता है तालमेल कर सके। ठीक है, आगे क्या है, वह क्षेत्र जिसमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो, ताकि पर्यावरण या सामंजस्य पूर्ण उपयोग किया जा सके। मतलब ऐसे लोग जैसे आदिवासी हो गए, ठीक है, वो लोग जो उसके आसपास रहते हैं या फिर जो उन्हीं जंगल में रहते हैं, तो वो लोग ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो बना के रख सके। ऐसा नहीं है कि भाई चलो जो आदिवासी रह रहे हैं, अभी आदिवासी यहाँ पे क्यों लाइन आई है, क्योंकि जो आदिवासी है वो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो जैसे मान लो पेड़ वगैरह है ये सारे, तो इनको ऐसा नहीं है काट दिया तो सारा काट दिया। अगर वो काट भी रहे हैं, अगर जलावन के लिए काट रहे हैं तो लगा भी रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो वो ऐसे लोग होने चाहिए, ठीक है, आसपास। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो एक बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने में या फिर उसको टैगलाइन देने में या फिर नामकरण करने में हेल्प करता है। मतलब जो यूनेस्को जो साइट है, जो भी संस्था है, वो ऐसे पैरामीटर ढूंढती है, तब जाके उस स्थान को या उस प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड में डालती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालती है। ठीक है, अब आगे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना। अब हम देखेंगे कितनी संरचना होती है और कैसी कैसी होती है। तो कोर संरचना क्या है, पहले कोर संरचना क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें स्थानीय पौधे और जानवर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाएं एवं वन्य जीवों को प्रभावित न करे ना करी जा सके ना करे की जा क्या है ये, इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित न करे की जा सकती है। अच्छा, ओके। एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज्यादातर वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित या विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। तो कोर क्षेत्र वो होता है जिसमें जो अधिनियम बना है, मतलब एक अधिनियम है 1972 का, जिसके जो प्रोटेक्ट करता है ऐसी साइट्स को। ठीक है, वहाँ पे कौन आ सकता है, या तो कर्मचारी, ठीक है, या तो वहाँ पे मूल है, मतलब वहाँ के जो मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब जो उस प्लेस पे रह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आदिवासी वगैरह हो गए। ठीक है, तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, बाकी और लोग जो आम लोग हैं वो नहीं आ सकते। उनको आने के लिए परमिशन लेनी होगी, या फिर उनको आ, एक टाइम के लिए, जैसे होता है जैसे जंगल, जैसे तुम कैसे फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो तो एक लिमिट होती है कि तुम यहाँ तक ही जा सकते हो, एक रेंज होता है। तो जो भी नॉर्मल पर्सन है वो वहां तक ही जा सकता है, बस। तो ये तो कोर क्षेत्र था, आगे देखते हैं। अब क्या है, बफर क्षेत्र क्या होता है, तो बफर जोन क्या होता है, तो बफर जोन कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो। मतलब ये जो कोर जोन है, मतलब जो कोर क्षेत्र है, वहां पे नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता। ठीक है, जो बफर जोन है वहां तक जा सकता है, वहां तक भी कौन जा सकता है, जो कर्मचारी वगैरह हो वो। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो बफर जोन मतलब बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है जो पूर्णतः नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो। ठीक है, इसमें सीमित पर्यटक, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। समझे, मतलब जो कोर क्षेत्र है उसमें नहीं जा सकते, उसमें मतलब कम आशंका होती है कि वहां पे कोई जाए। लेकिन ये जो बफर जोन है उससे ज्यादा यहाँ पे जा सकते हैं लोग।
क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सीमित पर्यटन पर्यटन जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो वहाँ जा सकते हैं। जैसे मछली पकड़ना हो गया, तो कोई ऐसा एरिया मछली पकड़ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो यूनेस्को जो साइट्स है वो खाली जंगल वगैरह के लिए नहीं, झीलें होती है कई सारी, कोई जैसे मान लो कोई नदी होती है 10-12 किलोमीटर की नदी हो गई, ठीक है, तो वो भी यूनेस्को साइट्स में आती हैं। तो उनका भी एक कोर होता है, एक बफर जोन होता है, ट्रेडिशन जोन होता है, ठीक है। तो ये बफर जोन में ये सारे जा सकते हैं, जैसे मछली पकड़ना हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है वहाँ पे। तो वहाँ ये बता रहे हैं ना, ये लाइन बता रही है कि वहाँ पे जो कोर से कम होता है यहाँ पे, मतलब कोर, ओ सॉरी, कोर से कम होता है मतलब कोर में कम लोग जा सकते हैं और उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जा सकते हैं बफर जोन में। तो अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है इस जोन में, ठीक है। मतलब जो भी रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हैं वो यहाँ जा सकते हैं। और क्या एक होता है संक्रमण जोन, मतलब संक्रमण क्षेत्र, ट्रेडिशन जोन, उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जोन कहते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोगी सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्गम और सं- संरक्षण से किया जा सकता है। क्या ही, इसमें बस्तियां, फसलें, प्रबंधित जल, जंगल और मनोरंजन के लिए क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल होते हैं। पहले होता है कोर जोन, कोर जोन के थोड़ा बाहर होता है बफर जोन, बफर जोन के थोड़ा और बाहर होता है ट्रेडिशन जोन, ठीक है। तो ट्रेडिशन जोन जोन में इससे ज़्यादा लोग जा सकते हैं, वहाँ आसपास जंगल होते हैं, बस्तियाँ होती हैं, ठीक है, फसलें उगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य क्या है, अब आता है ये मेन, वो जो हमने जो साइट्स हमने चुनी है, जो बायोस्फीयर रिजर्व चुना है, उसका कार्य क्या है। तो उसका कार्य ये है, पहला संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व के आनुवंशिक संशोधन, तो आनुवंशिक संसाधनों, स्थानीय प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का प्रबंधन करना, ठीक है। ये मानव पशु संघर्ष को रोक सकता है। उदाहरण के लिए अवनी बाघ की मौत, ठीक है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वह आदमखोर हो गई थी। वन्य जीवों तथा आदिवासियों की संस्कृति और रीति रिवाजों का भी संरक्षण होता है। अब इनका संरक्षण, अभी बायोस्फीयर रिजर्व का पहले कार्य क्या है, पहले है संरक्षण, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, जो जीव जंतु है। अब जैसे शेर, चीते हैं, अब वो क्या होता है, भटक जाते हैं। जब वो भटक जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, बस्ती की ओर चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बस्ती की ओर जाएंगे तो नुकसान होगा, या तो जो शेर गया है उसका नुकसान होगा, या तो बस्ती वाले उनका नुकसान होगा। शेर गया है, किसी पे हमला कर दिया, या तो बस्ती वालों को या तो मारना पड़ेगा, ठीक है। तो मारना पड़ेगा तो जानवर फिर मर जाएगा, अगर नहीं मारोगे तो वो लोग मारेगा, तो इस तरह से दोनों को खतरा है। तो इसलिए ऐसे जोन तैयार किए जाते हैं ताकि जो जानवर वगैरह है, जो भी हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल जानवर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाघ का, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए, बर्ड्स होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ में जो वन्य जीव है, मतलब वन्य जीव, अच्छा वन्य जीव में तो जीव जंतु ही आ गए, साथ में जो आदिवासी है उनके जो रीति रिवाज है, अगर वो बाहर आएंगे तो अपने रीति रिवाज भूल नहीं जाएंगे, या तो जो बाहर के लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके वो सारी चीजें नहीं करेंगे। तो एक तो उनके जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रीति रिवाज है, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब उनको संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। और दूसरा कार्य और क्या है, विकास, आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देने, जो समाज शास्त्रीय और पारिस्थितिक स्तर पर स्थायी हो। यह सतत विकास के 3 स्तंभों को मजबूत करता है। कैसे, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का संरक्षण। अब इसमें विकास का क्या मतलब है, इसमें विकास का मतलब है जो आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा दे। कैसे, हम जंगल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा। इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा तो आपका जो भी जो भी जैसे बाढ़ वगैरह आती है, तो जब जंगल वगैरह होते हैं तो क्या होता है, उनका फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि जंगल में क्या है, एक बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक। जंगल में क्या है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, नीचे जड़ें हैं, तो जब बाढ़ वगैरह आता है, जब फ्लो तेजी से आता है तो जंगल वगैरह प्रोटेक्ट करके रखते हैं उस चीज़ को,
ठीक है, जब जंगल वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, पानी प्रोटेक्ट नहीं होगा, मतलब पानी इकट्ठा, चलो पानी आया और चला जाएगा। अगर जंगल वगैरह होते हैं तो पानी आता है और उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जब ये चीज़ें प्रोटेक्ट रहेंगी तो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, लंबे समय तक चलती है। जब लंबे समय तक चलेगा तो क्या होगा, आपका जंगल बचा रहेगा। जंगल बचा रहेगा तो आपका इकोसिस्टम ठीक होगा। इकोसिस्टम मतलब आपके आस, जो भी आपके आसपास जो भी नमी वगैरह है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये पूरे एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। जो यूनेस्को जो साइट्स होती है उसके आसपास आप देखना, जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है। तो वही कहा गया कि जो सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण को संरक्षित देना, मतलब उसका विकास होता है। अब इसके अंदर आप ये समझो कि इसमें सामाजिक, इसमें पर्यावरण का संरक्षण तो आ गया, ठीक है। सामाजिक का कैसे आया? अरे आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी तो प्रोटेक्ट रहेंगे, वो भी तो प्रोटेक्ट रहेंगे ना। और जब वो प्रोटेक्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है, गांव में अब बेसिक एग्जांपल लो। अगर तुम्हारी सोसाइटी ठीक है तो लोग जाएंगे बाहर। लोग बाहर जाएंगे तो काम करेंगे, तो आपका जो भी डेली के जो खर्चे वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने क्या करें, उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, वो काम वगैरह करेंगे। तो उससे आपकी आर्थिक गतिविधि तो होगी। तो ये सारा इससे कनेक्ट होता है। तो और क्या, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या है, जैसे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं सतत विकास के संदर्भ में अनुसंधान गतिविधियां पर्यावरण शिक्षक शिक्षण, प्रतिशिक्षण तथा निगरानी को बढ़ावा देता है। ये लॉजिस्टिक में काम आता है। लॉजिस्टिक पता नहीं क्यों दिया है मैंने, ये मेरे को ही सोचना पड़ेगा, पर ये हाँ काम आता है लॉजिस्टिक। चलो और नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। अच्छा हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 है। क्या पहला है गोल्ड गोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है जो हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, खंगचेन, क्या है, खंगचेनजोंगा, खंगचेनजोंगा सिक्किम में है। ठीक है, खंगचेन गंगा होना चाहिए था। दिहांग देबांग, दिहांग देबांग अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है। मानस मानस नहीं, असम में है। डिब्रू सखोवा असम में है। नौकरे मेघालय में है। पन्ना मेघालय में है। पंचमढ़ी, हेलो।